नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव में अब महज कुछ घंटे बचे हैं। पहले चरण का जो मतदान होना है वो 23 तारीख को है और कल जो है पहले चरण का जो प्रचार है, चुनाव प्रचार पहले चरण की सीटों का, कल वो थम जाएगा। लेकिन उससे पहले बंगाल की बड़ी तस्वीर क्या नजर आ रही है? तमाम राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक पार्टियां बंगाल के चुनाव को लेकर अपनी अपनी राय बता रहे हैं। लेकिन जानते हैं कि बंगाल के चुनाव में सबसे अहम बिंदु क्या है? पश्चिम बंगाल के चुनाव में सबसे अहम बिंदु यह है कि वहां चुनाव फ्री एंड फेयर, यानी बिना किसी डर, बिना किसी खौफ के मतदान हो पाते हैं या नहीं हो पाते। यह बंगाल की जनता के मन में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस दिन से चुनाव प्रचार शुरू हुआ उस दिन से टीएमसी के तमाम नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। और यह बयान क्या है? यह बयान लोगों को धमकाने वाले हैं, लोगों को डराने वाले हैं, लोगों को यह बताने वाले हैं कि हमारे पास ऐप है जिसमें आपका वोट कहां डलता है पता चल जाता है। लोगों को धमकाया जा रहा है कि तुम्हारे एक एक व्यक्ति का हिसाब हमारे पास है, कौन कहां वोट डाल रहा है हम इस पर नजर रखे हुए हैं। अगर ममता के विरोध में वोट दिया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर बिखरे पड़े हैं। कुल मिलाकर इन चुनाव में चुनाव आयोग का सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि क्या वो लोगों को बेखौफ होकर अपने घर से निकाल करके वोटिंग बूथ तक ला पाता है या नहीं ला पाता। उधर बीजेपी जमकर चुनाव प्रचार कर रही है और बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि लोगों के मन में जो डर है वो डर का माहौल खत्म किया जाए। लेकिन जब बीजेपी और केंद्रीय जो बल हैं, जब वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर लोग बेखौफ निकलकर वोट डाल सकें, ठीक उसी समय ममता बनर्जी का वीडियो वायरल होता है जिसमें वो तमाम राज्य के अधिकारियों को धमकाती हुई नजर आती हैं। वो सीधा सीधा कहती हैं कि सबका हिसाब मेरे पास है, यानी वो चुनाव अधिकारियों को ही नहीं, राज्य की तमाम मशीनरी को ये संकेत दे रही हैं कि तुम्हारा तमाम हिसाब मेरे पास है। तुम कहां रहते हो, क्या है, तुम्हारे परिवार में कौन है, सबका कच्चा चिट्ठा है। आखिर चुनाव से पहले इस तरह की धमकी के क्या मायने हैं? दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के जो उनके जो हैं भतीजे हैं, वो सीधा सीधा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देते हैं। जिस भाषा में वो बोलते हैं वो भाषा तो मैं नहीं यहां पे इस्तेमाल कर सकता, लेकिन वो अमित शाह को, केंद्रीय गृह मंत्री को धमकी देते हैं कि हिम्मत है तो 4 तारीख को यहां रुक कर दिखाना। आप सोचिए, केंद्रीय गृह मंत्री को सीधे सीधे धमकाया जा रहा है। बंगाल में ये हो क्या रहा है? लेकिन दूसरी तरफ एक और तस्वीर हमारे सामने आती है और वो तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बंगाल जाते हैं तो बंगाल की सबसे लोकप्रिय जो स्ट्रीट फूड है झाल मुड़ी, वो झाल मुड़ी खाते हैं और उनका वीडियो वायरल हो जाता है। तो झाल मुड़ी के माध्यम से नरेंद्र मोदी कोशिश करते हैं या कोशिश कर रहे हैं आम बंगालियों के दिल तक पहुंचा जाए। लेकिन एक तरफ ममता बनर्जी लोगों को डराकर धमकाकर अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का दिल जीत करके उनके वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये दो विपरीत तरह की राजनीति आपको बंगाल में साफ दिखाई देगी और आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। एक तरफ झालमुड़ी, उधर धमकी पूरी पूरी। जी हां, पूरी पूरी धमकियां हैं चुनाव आयोग को, कर्मचारियों को, केंद्रीय बलों को, गृह मंत्री को, वोटर को। किसको छोड़ा है इस धमकी से बंगाल में ममता बनर्जी ने? आज दो टूक में इस सब पर चर्चा करेंगे। इससे पहले जरा वायरल वीडियो प्रधानमंत्री का दिखाते हैं आपको
और वो वायरल वीडियो जिसमें ममता बनर्जी और उनके मंत्री लोगों को खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। देखिए जरा। भाई हमें अपना जाल मुली खिलाओ। हाँ, अच्छे वाला कितने का होता है? 10-20। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झाल थोड़ी खाएगा? खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। बढ़िया बनाओ। प्याज खाते हैं आप? हाँ, प्याज खाते हैं? आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। हम तो ये आपका पुरानी चीजें खाने आए हैं। हाँ, अरे यही खाएंगे। हाँ, हाँ, जाल ज्यादा है, कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। बढ़िया बनाए। पैसा दे। चलो। टीएमसी के सभी गुंडों, सभी सिंडिकेट, सभी भ्रष्टाचारियों को एक आखिरी मौका देता हूं। 29 अप्रैल से पहले अपने अपने थाने में आत्मसमर्पण कर लो, क्योंकि 4 मई के बाद कोई भी बच नहीं पाएगा। यहां विष्णुपुर का माफिया बालू, पत्थर, कोयले के अवैध खनन से जुड़ा टीएमसी का सिंडिकेट, कान खोलकर सुन लो, कान खोलकर सुन लो, ये सब চলবে না। এজেন্টদের অ্যারেস্ট করো, রেড করো। আমি তাদের বলি, তোমাদের সব ইতিহাস আমরা জানি, তোমাদের প্রত্যেকটা নাম, তোমাদের প্রত্যেকটা ঠিকানা, তোমরা কোথায় চাকরি করো আমরা সব জানি। বিজেপি কাল থাকবে না, তখন বুঝে নিও নিরপেক্ষভাবে কাজ না হলে মানুষ কিন্তু বদলা নেবে। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। কত বড় গুন্ডা আপনি আর কত আপনার ক্ষমতা, 4 তারিখ দেখা হবে। খেলা তোমরা শুরু করেছো, শেষ তৃণমূল করবে। আমার মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত স্নেহশীল, ক্ষমাপ্রবণ মানুষ। আপনাদের হয়তো কারুর 26 সালে রিটায়ারমেন্ট, আপনারা ভাবছেন মরিয়ে যা খুশি করি ওদের কথা শুনে চলি, কিন্তু অনেকের 29 সালে পরেও রিটায়ারমেন্ট থাকতে পারে। আপনাদের তালিকা যেমন বিজেপি করছে, আমাদের প্রশাসনও কিন্তু আপনাদের তালিকা করে রাখবে। আমরাও দেখবো কারা কারা বিজেপির কথা শুনে কোন কোন আমলারা এই সময় চললেন, যারা বেঙ্গল ক্যাডার। মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমাশীল, মুখ্যমন্ত্রী স্নেহপ্রবণ, কিন্তু সবসময় আপনারা ভাববেন না যে ভালোবাসা বা স্নেহ সেটা সবসময় মানুষের দুর্বলতা। तो ममता बनर्जी से लेकर नीचे टॉप जितने नीचे नेता हैं, टॉप से लेकर नीचे तक, वो सब जो है अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को धमका रहे हैं कि हमारे पास लिस्ट है, उसके बाद हम छोड़ेंगे इन्हें 29 के बाद। इसीलिए बंगाल में रहना तो ये समझ लो, बंगाल में रहना है तो वो समझ लो। और फिर यही लोग आरोप लगाते हैं कि वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बल क्या कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं,
एक तरफ झालमुड़ी, दूसरी तरफ धमकी पूरी पूरी। आज दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आइए परिचय करवा देता हूं। डॉक्टर निखिल प्रसून मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर निखिल प्रसून, स्क्रीन पे दिखाइए। जी हाँ, डॉक्टर निखिल प्रसून जुड़ चुके हैं मेरे साथ। तहसीन पूनावाला मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं तहसीन पूनावाला जी। मेरे साथ प्रदीप चट्टोपाध्याय जी जुड़े हैं, टीएमसी के सपोर्टर, राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रदीप चट्टोपाध्याय जी। दिगंत चक्रवर्ती मेरे साथ जुड़े हैं, पश्चिम बंगाल के युवा पत्रकार हैं। और रोहित सिंह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत सबसे पहले मैं आज प्रदीप चट्टोपाध्याय जी आप ही से करना चाहता हूं। ये बंगाल के चुनाव क्या इस तरह से होंगे? खुलेआम धमकियां चुनाव में हर कोई व्यक्ति अपना दबाव बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इस तरह से पब्लिकली खुलेआम धमकी कि हमने लिस्ट बना रखी है 29 के बाद ये, 29 के बाद, और उसके बाद किसको? गृह मंत्री को सीधा सीधा धमकी कि 4 तारीख के बाद अगर हिम्मत है तो रुक के दिखाओ। कि क्या हो क्या रहा है बंगाल में? प्रदीप जी देखिए, बंगाल में क्या हो रहा है इसके ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा अगर बैकग्राउंड नहीं समझेंगे। बैकग्राउंड हुआ है कि जब एसआईआर शुरू हुआ उसके एक के बाद एक जब नाम के लिस्ट में लोगों का हैरानी है, कॉमन लोगों का, जब भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी आया तो उसमें से जो कॉमन लोग है उसका एक ग्रीवांस है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के बाद जो हुआ है, जो बीजेपी का जो लोग आ रहा है, जो भी नेतृत्व आ रहा है, केंद्रीय नेतृत्व सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल आ रहा है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर आ रहा है, उनका भी जो है इलेक्शन का माहौल बनाने के लिए वो भी जो कह रहा है उसका ही जो है रिप्लाई तृणमूल कांग्रेस के तरफ से दे जा रहा है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस अगर खराब है तो लोग उसको वोट नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आप? जो दिखाया वीडियो उसमें क्या है? उसमें बोला जा रहा है कि आप ऑब्जेक्टिव रहिए, न्यूट्रल रहिए और न्यूट्रल होके आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। लेकिन आप अगर इलेक्शन के टाइम में एक के बाद एक, आप देखिए, आप इधर में जो भी केसेस आ रहा है 5 साल से केस चल रहा है, तो 5 साल से कुछ नहीं हुआ, अभी जनवरी में हुआ, उसके बाद फिर भी जनवरी का जो है, उसके बाद अभी अप्रैल में आप आ गए हैं, तो तब ये हो रहा है। तो इसी के ये बोल रहा है कि जब आप क्यों ऐसे कर रहे हैं कि प्रदीप चट्टोपाध्याय एक सेकंड हम खत्म कर रहे हैं। देखिए, बात ये है कि अगर तृणमूल कांग्रेस के लोगों को या तृणमूल कांग्रेस का जो लीडरशिप है उनके बात से लोगों का नाराजगी बढ़ रहा है, तो आप ये इलेक्शन के टाइम में देख लीजिए लोग कैसे वोट दे रहा है। इतने सारे केंद्रीय वाहिनी आया है, जब बॉर्डर से लोग आता है तब केंद्रीय एजेंसी प्रदीप चट्टोपाध्याय सुनिए ना, 1 मिनट सुनिए ना प्रदीप चट्टोपाध्याय 1 मिनट। आप बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। एसआईआर हुआ, ये हुआ। एसआईआर के लिए तो गई थी ना ममता दीदी सुप्रीम कोर्ट में। इस देश में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई है क्या? सुप्रीम कोर्ट गई थी ना। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि अधिकारियों को बता रहे हैं कि भैया आप न्यूट्रल रहिए। ये बयान जो है अधिकारियों को न्यूट्रल रहने के लिए, और ये बयान क्या है जो आम पब्लिक को दिए जा रहे हैं? क्या बयान है ये? इस बार बंगाल की ये कोई भाजपा को वोट ना दे, घर घर जाकर लोगों को धमकी दी जा रही है। ये टीएमसी के गुंडे, सुनिएगा, अभी एक नहीं है, ऐसी 50 सुनवाता हूं आपको, ठीक है ना? पोलिंग स्टाफ को बोले 1 मिनट ना आपने बोला सुनने का साहस रखिए, सुनने का साहस रखिए। क्या बोला? पोलिंग स्टाफर को मारा गया, ठीक है ना? भाजपा नेता का सर काट देंगे, ये पोस्टर लगाए टीएमसी के नेताओं ने, ठीक है? उसके बाद वोट एट योर ओन रिस्क, टीएमसी एमएलए थ्रेटन सपोर्टर्स, ठीक है ना? अपने जो है खतरे पर, अपने रिस्क पर जो है वोट देना, ठीक है? वोटर का पता लगाने के लिए हमने कहा कि हमने इत्र लगा रखा है। वोटर का पता लगाने के लिए हमने ऐप बना रखे हैं। हमको पता चलेगा कौन सा वोटर कहां वोट दे रहा है, कौन सा वोटर कहां वोट दे रहा है। ये जनता के मन में भय क्यों बैठाया जा रहा है? आप आखिर क्या करेंगे जब आपको पता चलेगा कि किस वोटर ने कहां वोट दिया है? सीधा सा सवाल है,
कि इससे क्या फर्क पड़ेगा किस वोटर ने कहां वोट दिया है। छोड़िए अधिकारियों को, वोटर को क्यों धमकाया जा रहा है कि हमको मालूम है तुम कहां वोट दे रहे हो, इसके मायने क्या होते हैं बताइए। देखिए, लोकल लेवल में ये जो लोगों ने बोल रहा है, टीएमसी का जो लोकल लेवल लीडर्स है वो बोल रहा है, लेकिन उसके साथ जो टीएमसी का जो अपर लेवल लीडरशिप है वो ये बात को नहीं बोलने दे रहा है। ये एक मैंडेट है। देखिए, आप एक बात देखिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये जो नेगेटिव इमेज बना रहा है तृणमूल कांग्रेस का ही लीडरशिप बना रहा है, तो लोकल लेवल में तृणमूल कांग्रेस का, तो तृणमूल कांग्रेस का अगर ये इमेज लोगों को खराब लगेगा, तो जब उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तृणमूल कांग्रेस का सुप्रीमोस जा रहा है, चीफ मिनिस्टर जा रहा है, कल्याण बनर्जी लोकल नेता है, छोटे मोटे नेता है। एक मिनट प्रदीप चट्टोपाध्याय, एक मिनट। कल्याण बनर्जी छोटे मोटे नेता है। कल्याण बनर्जी ने क्या बोला है? कल्याण बताइए आप, मैं आपसे पहले पूछ लूं, इससे पहले मैं कल्याण बनर्जी का बयान दे रहा हूं, आप कह देंगे कल्याण बनर्जी तो छोटे मोटे नेता, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। एक मिनट कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा छोटे मोटे नेता हैं कि बड़े नेता हैं, पहले आप बता दीजिए, फिर मैं उनके बयान दिखाता हूं। नहीं, कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा बड़ा नेता है, बड़ा नेता है, बड़े नेता है, तो बोलिए ना। हाँ बता रहा हूं ना। कल्याण बनर्जी, ज्ञानेश कुमार सीईओ नहीं होते तो उनकी उंगलियां काट देता। महुआ मोइत्रा, एक मिनट आवाज बंद करिए, ये बंगाल नहीं है कि आपसे सवाल पूछने पर आप जो है चिल्ला चिल्ला कर सवाल दबा देंगे, ये बंगाल नहीं है। सुनिए, सच को सुनने का साहस रखिए। कल्याण बनर्जी कहते हैं सीईसी अगर नहीं होते तो ज्ञानेश कुमार की उंगलियां काट देता, और महुआ मोइत्रा कहती हैं कि जो टीएमसी का नहीं, जो टीएमसी को वोट उसको बंगाल में रहने का अधिकार नहीं है। जो टीएमसी को वोट ना दे, जो टीएमसी का नहीं, उसको बंगाल में रहने का अधिकार नहीं है। होम मिनिस्टर को धमकी देते हैं आप लोग, और फिर आप ज्ञान देते हैं यहां पर आकर कि हम लोग तो फ्री एंड फेयर चुनाव के लिए कर रहे हैं। और मैं आपको यह भी बताऊं, रुकिए, इनकी आवाज बंद करिए, रुकिए। अभी झालमुड़ी को लेकर प्रधानमंत्री का वीडियो वायरल हुआ। मैंने कहा झालमुड़ी बंगाल की सबसे फेमस स्ट्रीट फूड है, लेकिन जानते हैं झालमुड़ी कहां से आई? झालमुड़ी बिहार के प्रवासी बंगाल लेकर आए। बिहार के प्रवासी झालमुड़ी लेकर आए बंगाल में, और बंगालियों ने उसको दिल से लगा लिया। जबान से नहीं लगाया, दिल से लगाया। तो जो बंगाली मानस है वो सबको प्यार करता है, वो सबको गले लगाता है, लेकिन टीएमसी कहती है कि बंगाल में वही रह सकता है जो टीएमसी का हो, जो टीएमसी को वोट करे, जो टीएमसी का हो। इस तरह की धमका कर आप चुनाव जीतना चाहते हैं, और आप कहते हैं कि बंगाल की जनता हमको प्यार करती है। दिक्कत यह है कि बंगाल के चुनाव कैसे होते हैं ये देश को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। और इस बार सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि क्या बंगाल के चुनाव निष्पक्ष हो पाएंगे। तहसीन पूनावाला, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं एक वीडियो चलाना चाहता हूं, खास करके कांग्रेस के विषय में। कांग्रेस करना क्या चाहती है बंगाल के चुनाव में? कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है भाई? जरा चलाइए वीडियो, जरा सुने राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, तारिक अनवर क्या कह रहे हैं, और आपको समझ आएगा कांग्रेस किसी तरह से कंफ्यूजन में नहीं है। कांग्रेस सीधा सीधा ऐसी पार्टी जो वहां लोगों को धमका रही है, कांग्रेस चाहती है कि बंगाल में उसी टीएमसी का रूल रहे। देखिए जरा, आपको वीडियो दिखाता हूं मैं। बंगाल में टीएमसी पार्टी जो बीजेपी के लिए रास्ता बना रही, क्योंकि अगर टीएमसी ने अपना काम किया होता, आपको रोजगार दिया होता, नफरत नहीं फैलाई होती, तो यहां पे बीजेपी का कोई सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी दिखती ही नहीं बंगाल में। ठीक चुनाव के दौरान में इस तरह का जो रेड किया जा रहा है, या इस तरह का घेराबंदी हो रही है, ये साफ जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी निराश और उदास हो चुकी है। उसको लग रहा है कि हम चुनाव यहाँ से नहीं जीत रहे हैं, इसलिए अब उन्होंने ईडी को और सीबीआई को और इस तरह के संगठनों का, जो उनका एक प्रकार से मोर्चा संगठन बन चुका है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बंगाल में ममता पर हमले नहीं कर रही है कांग्रेस,
सीधा सीधा दिल्ली में बीजेपी पर, जबकि लड़ाई किससे है? ममता से है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे बंगाल में, और खड़गे जी कह रहे थे अगर हमें 25 सीटें मिली होती और तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, प्रधानमंत्री हम होते। अरे भाई, पहले मुख्यमंत्री तो तय करवा दो बंगाल का, या आपने तय कर लिया है कि बंगाल तो आपने जो है टीएमसी की झोली में डाल दिया है, फिर ये नाटक क्यों कर रहे हो भाई? नाटक क्यों कर रहे हो? खुलकर आ जाओ कि हम तो टीएमसी के पिछलग्गू हैं, टीएमसी की पीठ पे बैठे हैं, टीएमसी के कंधे पर चढ़े। हम तो चाहते हैं ममता बनर्जी जीत जाए, क्योंकि दिल्ली में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री तो वही बनवा सकती हैं, नहीं तो और तो कोई बनवा नहीं सकता बंगाल से सीटें। तहसीन जी, क्या कांग्रेस कंफ्यूज है या कांग्रेस की स्ट्रैटेजी बड़ा क्लियर है? उसने सिर्फ एक आवरण डाल रखा है कि हम थोड़ी थोड़ी ममता को गाली देंगे, पर हैं तो हम पिछलग्गू टीएमसी के। थैंक यू अशोक जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। नहीं, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है। मुझे दोनों स्टेटमेंट्स में आदरणीय विपक्ष के नेता और तारिक अनवर जी के स्टेटमेंट में कोई विरोधाभास नहीं लगता। दोनों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। टीएमसी के खिलाफ लड़ना है, टीएमसी की सरकार को हराना है। मुझे लगता है इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, क्योंकि ये फैक्ट है कि कांग्रेस के खुद पे सरकार नहीं बन सकती, तो इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, टीएमसी की सरकार कांग्रेस की मदद से बनेगी। लेकिन जिस तरह का कार्रवाई केंद्र सरकार कर रही है वेस्ट बंगाल, उसके खिलाफ बोलना कांग्रेस का कर्तव्य है। तो मुझे दोनों स्टेटमेंट, तारिक अनवर जी और विपक्ष के नेताजी के स्टेटमेंट में विरोधाभास नहीं लगता। मुझे लगता है कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। और ये बात ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वेस्ट बंगाल में ममता जी बड़ी नेता है, टीएमसी बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी और सपा बड़ी पार्टी है, और राष्ट्रीय लेवल पे कांग्रेस है और इंडिया अलायंस का जो गठबंधन होगा। ये बात सही है। अगर 25 सीटें और आती, देखिए बीजेपी को 12 सीटें मिली इस बार के लोकसभा चुनाव में वेस्ट बंगाल से, 18 से कम हुई। अगर इंडिया अलायंस होता वेस्ट बंगाल में तो और भी कम सीटें होती, तो 2-3 वहां पर कम हो जाती। और अगर नीतीश जी नहीं जाते इंडिया अलायंस छोड़कर, तो वहां पे जो सीटें बढ़ती, तो मुझे लगता है इंडिया अलायंस की सरकार बन सकती थी। तो खड़गे जी ने बिल्कुल सही कहा है। खड़गे जी ने सही कहा, राहुल जी ने सही कहा, तारिक अनवर ने सही कहा। तो अब सवाल ये है, बंगाल के अंदर जब ये संविधान की हत्या हो रही है, तो फिर संविधान के रक्षक कहाँ हैं? वहां पे संविधान की किताब लेकर घूमने वाले खुलेआम वहां पर मुख्यमंत्री, वहां मुख्यमंत्री के भतीजे, वहां पर जो है तमाम नेता मंत्री सड़क पर निकल के लोगों को धमका रहे हैं कि खबरदार, वोट दिया तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। पिछला इतिहास में तो मैं जाता ही नहीं कितनी महिलाओं का बलात्कार हुआ, कितनी महिलाओं के कितने लोगों के घरों पर बम फोड़े गए, इसलिए क्योंकि उन्होंने टीएमसी को वोट नहीं दिया। तो फिर अगर आपका इंडिया अलायंस का हिस्सा है, तो आप लोगों को नहीं लगता कि बंगाल में जो है पहले जो है संविधान बचा लें, उसके बाद सरकार तो किसी की भी बनती रहेगी? इसीलिए तो राहुल जी ने बिल्कुल, जो राहुल जी ने रैलीज की, उन्होंने टीएमसी पे बिल्कुल सवाल उठाए। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि बंगाल में इतनी खराब परिस्थिति अगर है, तो आदरणीय गृह मंत्री जी क्या करते हैं? राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया? तो भाजपा भी 11 साल से भाजपा कह रही है वेस्ट बंगाल पूरी तरह से फेल हो गया। अच्छा, वेस्ट बंगाल पे शासन लगाते कांग्रेस समर्थन देती नहीं, वो तो कांग्रेस का विशेष अधिकार है। कांग्रेस क्या का आदरणीय गृह मंत्री जी कांग्रेस के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कांग्रेस का, अगर वहां पे केंद्रीय बल जाते हैं तो कांग्रेस को उससे भी तकलीफ होती है। जब वहां ज्ञानेश कुमार फ्री एंड फेयर चुनाव कराने की कोशिश कराते हैं तो कांग्रेस को उससे भी तकलीफ होती है। तो सोचिए अगर 370 वहां लगा दिया होता तो कांग्रेस, और कैसे कांग्रेस के नेता छाती पीटते, हाय हाय संविधान की हत्या होगी। और यहां तहसीन पूनावाला बैठकर कह रहे हैं कि भाई वहां पर 370 लगा, वहां लगा तो वहां पर तो सरकार बर्खास्त कर देते। 356 कम से कम मणिपुर का तो ध्यान रखते हैं, बगल में मणिपुर है, वहां पे कल ही पता चला। और ये जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 2 बच्चों की वहां पे बम ब्लास्ट में हत्या हुई, तो कम से कम आदरणीय प्रधानमंत्री थोड़ा वहां पर भी नजर देख लेते। देखिए वेस्ट बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, मैं ये बात मुझे दिख रहा है कि वहां पे इंडिया अलायंस की सरकार आएगी। टीएमसी की सरकार को कांग्रेस की मदद से ही सरकार बना पाएगी और कांग्रेस रहते हुए सारा संविधान ठीक रहेगा। ओके, तो मतलब कुल, हाँ आ रहा हूं डॉक्टर प्रसून, आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए कांग्रेस का गेम जो है वो ये है कि टीएमसी की सीटें कम हो जाएं और टीएमसी ऐसी ताकत लुंज पुंज स्थिति में रहे जिससे कांग्रेस के कंधे में। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है, कांग्रेस का खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा? ये जो तहसीन जी का सपना है ये तब पूरा होगा जब कांग्रेस 0 से आगे बढ़ पाएगी। फिलहाल कांग्रेस 0 है। तो डॉक्टर निखिल प्रसून, देखिए कुल मिलाकर जो अभी प्रदीप चट्टोपाध्याय कह रहे थे कि भाई अधिकारियों को तो ये कह रहे हैं कि भाई वहां पर फ्री एंड फेयर चुनाव करवाओ। वो तो आप लोगों की चुनाव आयोग की मदद कर रहे हैं, मंत्री जो कह रहे हैं, और जो ममता बनर्जी कह रही है मेरे पास सबकी लिस्ट है, ये वो तो चुनाव आयोग की मदद कर रही हैं ताकि फ्री एंड फेयर चुनाव हो।
देखिए, ये सरेआम भयादोहन जो चल रहा है, ये तृणमूल के अंदर के भय का प्रकटीकरण है। तृणमूल का जो कैडर है पूरी तरह नेस्तनाबूद हो चुका है, पूरी तरह अपना आत्मविश्वास खो चुका है। शीर्ष से लेकर के जो निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, हर व्यक्ति जो है सो हार की आहट से पूरी तरह बौखलाहट में आ चुका है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जो भय का जो वातावरण बनाने की चेष्टा हो रही है, इस भय का वातावरण पिछले कई वर्षों से हम लोगों ने देखा है कि यहाँ के समाज का भयादोहन चल रहा है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त की कविता है कि जीव की जड़ जमा रहा है, नित नव वैभव कमा रहा है, यह आत्मा अक्षय है, जीवन की ही जय है, मृषा मृत्यु का भय है, जीवन की ही जय है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, हमने करीब करीब 300 से अधिक कार्यकर्ताओं को यहाँ पर खोया है। कई कार्यकर्ताओं को पेड़ों पर लटका दिया गया। कई कार्यकर्ता अभी हाल तक अपने घरों में नहीं वापस गए थे। उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए। उनके जो भी है सो उनको एक तरह से सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया गया। हम लोगों ने जितना दंश झेला है वह स्वातंत्र्योत्तर भारत में होने वाले चुनावों में अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना की तरह है। इसके बावजूद भी हम लोग अड़े हुए हैं। निखिल जी, और तृणमूल के इस निखिल जी, आपके समर्थकों को यही तो आपसे, के लिए हम लोग सुनिए ना निखिल जी, सुनिए ना, आपके समर्थकों को यही तो आपसे शिकायत है कि आपके 300 से ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए और आप बैठकर कविताएं सुना रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे कार्यकर्ता इसके बावजूद भी, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल देखिए कि इसके बावजूद भी उठ के खड़े और तृणमूल शासन की चूल्हे हिला दे रहे हैं, उनकी बुनियाद हिला दे रहे हैं। जिसकी वजह से आपने देखा कि जिस तरह उन्होंने ये कहा कि अयोध्या से 200 इतनी बड़ी संख्या में सीएपीएफ के लोग आएंगे, आपका वोट रोकेंगे, उनका प्रतिकार करें। किचन यूटेंसिल्स को लाइए, घर के बर्तनों से ला करके उनका प्रतिकार करिए। किसी ने कहा कि हमारा सर धड़ टांग तोड़ दिया जाएगा। चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हमले किए गए। तो इस तरह का जो एक वातावरण व्याप्त हुआ, आपने देखा अभी आईपैक का क्या हुआ। एक तरह से इन्होंने सारा संगठन आईपैक को आउटसोर्स कर दिया था और अंदर से ये लोग पूरी तरह खोखले हो चुके हैं। और खोखले होने की स्थिति में एक तरह से अब ये लोग बदनीयती पर उतर गए हैं और कार्यकर्ताओं को खुलेआम धमका रहे हैं, अधिकारियों को धमका रहे हैं और इनका एक तरह से मनोबल पूरी तरह टूट चुका है। सर, आप कह रहे हैं मनोबल का प्रकटीकरण। एक मिनट, आप कह रहे हैं मनोबल टूट गया, लेकिन आज की ही रिपोर्ट है, हमारे भी लोग बैठे हैं कलकत्ता में, सब जगह पर। आज की रिपोर्ट है, कोलकाता में बैठे लोग हैं ना, उनके मन में भी डर का माहौल है। और मैं पहले से ही कह रहा हूं, पूरा चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या ये जो डर और खौफ का माहौल बना रखा है, क्या ये वोटर्स को वोट देने से उनको रोकेगा या निकाल के ला पाएगा पूरे उस तक। रोहित सिंह, सबसे बड़ा जो समस्या जो पश्चिम बंगाल में है, बार बार मुझे लगता है, मेरा अपना पर्सनल जो है वो ये मेरा विश्लेषण ये कहता है, अगर बीजेपी और ममता बनर्जी का जो विरोधी वोट है वो घर से निकलने की हिम्मत कर पाया, तभी ममता बनर्जी को चुनौती दी जा सकती है। वरना जिस तरह का डर और भय का माहौल है, ममता के खिलाफ वोट देने की हिम्मत वहां बहुत कम लोग। आपत्तिजनक है। मैंने शुरू में उनका जो बाइट दिखाया, मैंने कहा कि मैं वो शब्द बोल भी नहीं सकता जिस तरह से उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री, लेकिन ये पहली बार थोड़ी बोला। मैं आ रहा हूं अभी जो है प्रदीप, एक मिनट में आ रहा हूं, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, मैं एक मिनट रुकिए, एक मिनट, अरे रुकिए, एक मिनट, रोहित जी प्लीज, रोहित जी रुकिए, प्लीज। प्रदीप चट्टोपाध्याय, देखिए, ये पहला मौका नहीं है। इसके पहले ममता बनर्जी ने भी गृह मंत्री के लिए ऐसा बोला था। उन्होंने कहा था, उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए भी बोला था। पिछले चुनाव में नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, पिछले चुनाव में उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए क्या बोला था वो सब छोड़ दीजिए। लेकिन इसी बार अभी चुनाव से कुछ दिन पहले उन्होंने ये बोला, ये हमारे संस्कार हैं कि गृह मंत्री होटल से बाहर निकल पा रहे हैं। हम चाहते तो होटल से बाहर नहीं निकल पाते। ये गुंडागर्दी नहीं इसको कहेंगे तो क्या कहेंगे प्रदीप जी? कौन सी भाषा में इस तरह के शब्द जो हैं, और फिर से कह रहा हूं कि ये जो प्रदीप ये जो शब्द जो अभिषेक बैनर्जी के थे, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, बात ये है कि गृह मंत्री सम्मानीय ऑनरेबल होम मिनिस्टर यहाँ पे चुनाव के प्रचार में पहले जब आए थे, इसी दौरान के पहले तो बोला कि इलेक्शन के टाइम में 15 दिन बंगाल में रहेंगे। तो उसी के कंटिन्यूएशन में अभिषेक बनर्जी ने प्रश्न उठाया
कि इलेक्शन तो सर पे आ चुका है, 15 दिन रहने का जो बात किए थे आपने, तो 4 मई के बाद क्या 15 दिन आप रह पाएंगे यहाँ पे? ये देखिए एक पॉलिटिकल बात खत्म करने दीजिए, 1 मिनट दीजिए। बोलिए। ये एक पॉलिटिकल बैटल है, तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के दौरान में बीजेपी के कोई भी नेतृत्व जो कहेंगे उसके खिलाफ, उसके काउंटर तृणमूल कांग्रेस करेगा, तो ये बोला है। लेकिन आपको एक बात हम याद दिला दें कि यहाँ पे जो भी चुनाव हुआ है 2021 में भी हुआ है, वहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरी फोर्स तनाव थे। तो इलेक्शन तो वहां पे जब इलेक्शन के टाइम में कोई ये प्रश्न नहीं उठाया कि इलेक्शन रिग्ड हुआ है, जो सीपीएम के टाइम में बोलते थे नहीं उठाया। लेकिन रिजल्ट के बाद जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है, पोस्ट पोल वायलेंस जो बीजेपी बोल रहा है कि 300 लोग घायल हुए हैं, बुरी तरह घायल हुए हैं, तो उसके हिसाब से आप 5 साल जो लास्ट 5 ईयर्स, उसके हिसाब से तो लोग इस बार वोट देगा। तो वोट देने के लिए हम लोग जो है तृणमूल कांग्रेस लोग वोट मांग रहा है, लोगों को आपके हिसाब से डरा भी रहा है। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि अगर ममता बनर्जी जाता है दिल्ली में, तो दिल्ली का जो बंग भवन है उसमें पुलिस आके सर्च करता है कि क्यों आया है, किसके लिए आता है। तो उसी के काउंटर में यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम भी चाहते हैं तो वो होटल के सामने नाराबाजी कर सकते हैं, लेकिन हम ये कल्चर में बिलीव नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पे खुलेआम आते हैं, हमको धमकाते हैं, और ये भी बोलता है। आप कह रहे हैं ये पॉलिटिकल बयान है? प्रदीप चट्टोपाध्याय कह रहे हैं, ये डॉक्टर निखिल प्रसून भाई जो कुछ उन्होंने अमित शाह के लिए बोला वो एक पॉलिटिकल बयान था। वो कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल बयान है क्योंकि 15 दिन रहेंगे चले जाएंगे। और इस पॉलिटिकल बयान में मैं ये भी बता दूं, स्ट्रैटेजी, एक मिनट रुकिएगा, ये स्ट्रैटेजी यही छुपी है क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा बलों के लिए भी बार बार ये कहा जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी यहां पर टीएमसी के लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये तो 4 तारीख तक ही हैं, 4 तारीख के बाद आपको कौन बचाएगा? 4 तारीख तक रुक जाएंगे ना गृह मंत्री, और बहुत होगा तो उसके बाद जो है ये जो केंद्रीय जो वाहिनी है वो 4 तारीख तक रुक जाएगी। उसके बाद बंगाल में कौन बचाएगा? यही तो मैसेज देने का बड़ा क्लियर कट है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल बयान है। बोलिए। देखिए, ये तो घोर आपत्तिजनक है जिस तरह से गृह मंत्री के लिए जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री महोदय के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल हो रहा है धमकी भरी लहजे में। इस पर भारतीय जनता पार्टी घोर आपत्ति व्यक्त करती आ रही है और एक तरह से हताशा का परिणाम है ये। दूसरी बात यह है कि हर तबके को, जिस तरह आप देखिए कि मैं तो यहाँ पर फील्ड में काफी घूमता हूँ, और आप देखिए कि इन लोगों ने साइंटिफिकली किस तरह पूरा बूथ जैमिंग से लेकर के, रिगिंग से लेकर के, और जिस तरह केंद्रीय बलों को धमकाने से लेकर के और काउंटिंग तक का अपना एक मकड़जाल बुन रखा है, जिस वजह से साइंटिफिक रिगिंग जो सीपीएम ने शुरू किया था उसका एक अगला अध्याय तृणमूल ने शुरू कर रखा है। नहीं तो पिछली बार ही हम लोग सत्ता में चले आते। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस बार जो है सो चुनाव, जिस तरह से 2500 कंपनियां गई हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एसआईआर हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया है और इलेक्शन कमीशन ने कि इस बार चुनावोपरांत भी काफी लंबे समय तक जो है सो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां यहां रहेंगी। और इस तरह भारतीय जनता पार्टी के कैडर को घर पर बैठने के लिए या डराने का जो इस वक्त जो ये अभियान चल रहा है, इसमें ये लोग बिल्कुल भी सफल नहीं होने जा रहे हैं। और हम लोग वापस निकले क्योंकि इस बार लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल में नहीं है, तृणमूल और बंगाल की जनता के बीच में लड़ाई है, पाड़ा पाड़ा में लड़ाई है, हर एक बूथ पर लड़ाई है। हमारे संगठन का विस्तार हुआ है, शक्ति केंद्र और बूथ प्रेसिडेंट्स बने हैं, हर बूथ पर जो है सो यहाँ जो बंगाली में कहा जाता है हड्डा हड्डी लड़ाई है, नेक एंड नेक लड़ाई है। इसलिए क्योंकि ये सामान्य चुनाव नहीं है, यह बंगालियत को बचाने का महापर्व है, यह हमारे लिए एक अनुष्ठान की तरह है, और यह भारत की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, यह घुसपैठियों के मुद्दा से जुड़ा हुआ है, यह भारत और बंगाल की अस्मिता से जुड़ा हुआ चुनाव है, हमारे लिए नॉर्मल इलेक्शन नहीं है। और जिस तरह देखा है कि इस तरह जो लक्खी भंडार और युवाओं के लिए इन सब का प्रभाव पूरी तरह इस वक्त समाप्त है, इन सब चीजों का फीडबैक उन्हें मिला है और इस वजह से ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ओके, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। देखिए, फिर से मैं ब्रेक के बाद जो है दिगंत आपके पास आता हूं, क्योंकि जानना चाहता हूं वहां पे वास्तव में डर का माहौल है या केंद्रीय बल पहुंचे हैं तो उसके कारण जो है वहां पर लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और तहसीन, ये सवाल आपसे भी होगा कि केंद्रीय बल अगर वहां जाते हैं तो किसी को तकलीफ क्यों होनी चाहिए? छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं मैं।
मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। थिक थिक है, स्मूथ स्मूथ है, कौन सा है ये दही? आमूल मस्ती। जितना टेस्टी है उतना हेल्दी है, सब कहे यही सही दही। आमूल मस्ती। ऐसे ही खाया या डिश पकाया, जो भी बनाया उसको पचाया, सबसे बेस्ट ये दही। हेल्दी, टेस्टी और थिक दही, अमूल मस्ती दही, हर घर में घुल जाए, हर दिल में जम जाए। सबसे बेस्ट ये दही। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ झालमुड़ी, दूसरी तरफ धमकियां पूरी। जिस तरह से टीएमसी के तमाम नेताओं, ममता बनर्जी से लेकर नीचे तक, जिस तरह के उनके बयान बार बार आ रहे हैं, वो सीधा सीधा क्या धमकाने की कोशिश नहीं हो रही बंगाल में। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी की जो चर्चा की, उसके बाद झालमुड़ी जो है उसको लेकर तमाम लोग इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं झालमुड़ी क्या होती है। वैसे जो लोग बंगाल गए हैं उन्होंने ज़रूर झालमुड़ी खाई होगी, वहाँ का सबसे फेमस स्ट्रीट जो है फूड है। और आपको दिल्ली और सब जगह भी आपको आजकल झालमुड़ी मिलने लगी है, बाहर देश भर में जाए। लेकिन सच बात तो ये है कि जो कोलकाता की, जो बंगाल की झालमुड़ी होती है, उसका टेस्ट ही अलग होता है। जब उसके अंदर जो है सरसों का तेल डाल करके जब वो बनाई जाती है तो उसका एक अलग ही टेस्ट होता है, वो कहीं और नहीं मिलता। बहरहाल दिगंत चक्रवर्ती, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या ये जो पूरा ये जो आरोप लग रहे हैं कि धमकी वाले, डर का माहौल है क्या वहां अभी भी वोटर्स में? क्योंकि मैंने तो बहुत वीडियोस देखी जिसमें जो केंद्रीय वाहिनी के जो जवान जा रहे हैं वो भी कह रहे हैं, तो उनके सामने भी लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोग चले जाओगे और बाद में हमें क्या होगा हम नहीं कह सकते। तो डर का माहौल है क्या? रियल है डर का माहौल? देखिए अशोक जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां से सीपीआई ने उनका राजनीतिक हिंसा की राजनीति समाप्त किया, वहां से टीएमसी ने अपनी हत्या की राजनीति शुरू किया है। तो आप अगर आप अभी का जो माहौल है, अभी हम देख रहे हैं कि अमित शाह जी को, माननीय स्वराष्ट्र मंत्री जी को टीएमसी के नेता ने बोल रहे हैं कि आप 4 तारीख को बाद में आएंगे, देखिए आपके अंदर कितना दम है। तो ये हैरानी की बात है कि अगर देश के जो स्वराष्ट्र मंत्री, उनके ऊपर ऐसा धमकी लगेगा तो आम नागरिक को क्या होगा। और अभी जो विषय है, जो सेना बाहिनी, हमारा जो आर्म्ड फोर्सेस है, देखिए बंगाल में सिचुएशन ऐसा है कि अगर इधर सेना बाहिनी नहीं होगा तो शांति से वोट किसी भी तरीके से नहीं होगा। और साधारण लोगों के लिए आम बाहिनी सुरक्षा की एक प्रतीक है, ये मैं कह सकता हूँ। और जो झालमुड़ी की बात हो रहा है, देखिए झालमुड़ी खाते खाते प्रधानमंत्री जी ने एक छोटा सा बयान दिया, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं झालमुड़ी खाता हूँ, दिमाग नहीं खाता हूँ। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ कि अगर आप देखिए, जब टीएमसी, स्पेशली अभी जो सत्ता में है जो टीएमसी, जब वोट प्रचार में जाते हैं तो कहते हैं कि ये स्कीम है जो टीएमसी सरकार नहीं दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो आवास योजना होता है वो लिखता है कि बांग्ला आवास योजना, लेकिन उन्होंने जो उनका हलफनामा जो मैनिफेस्टो निकाला, वह उन्होंने मेंशन किया कि प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना पर इतना टाका नहीं दिया। तो ये उनका डुअलिटी है कि उनको पता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पैसा है वहां से हो रहा है, लेकिन उन लोगों को ऐसे दिमाग खा रहा है कि ये पैसा किसी एक व्यक्ति ने दे रहा है और किसी एक पार्टी ने दे रहा है। और जो संविधान का बात होता है, हम जानते हैं कि हमारे देश के एक बड़ा नेता है जिन्होंने पार्लियामेंट में संविधान दिखाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल, अगर बंगाल की बात होता है तो अपने मुंह बंद रखता है। जो हमारे आर्टिकल 19(1) में है कि राइट टू एक्सप्रेशन, उनमें से जो मतदान की अधिकार है, चुनाव में मतदान की, अगर आप देखेंगे जो बंगाल में अगर एक साधारण लोग, एक आम पब्लिक अगर उनकी जो चुनौती देना चाहेंगे तो उनके ऊपर डर का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। ये पहले भी हुआ, 2021 में हुआ, 2023 पंचायत इलेक्शन में हुआ, 2024 में भी हुआ। लेकिन ये बात भी हमको याद रखना चाहिए कि उस समय भी सेना बाहिनी ने उनका दायित्व निभाया। तो फिर मेरा कहने का मतलब ये है, सेना बाहिनी का जरूरत तो है, और लेकिन जरूरत है, इससे तो कौन इनकार कर सकता है, जरूरत तो है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसके बावजूद जो केंद्रीय वाहिनी पहुंची है, फिर से कह रहा हूं, केंद्रीय वाहिनी के सामने लोग कह रहे हैं कि भाई आप चले जाओगे,
आप चले जाओगे, आप थोड़ी यहां पर बैठोगे, आप चले जाओगे, उसके बाद टीएमसी के लोग हमारे घर आ जाएंगे। ये लोगों के, आम लोगों के बयान है। तो तहसीन, मेरा सवाल आपसे सिंपल सा छोटा सा सवाल तहसीन ये है, जब केंद्रीय सुरक्षा बल जाते हैं तो फिर परेशानी क्यों होनी चाहिए? पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल में 28,054 जो है शिकायतें मिली थी और पोस्ट पोल वायलेंस में करीब 15,000 पीड़ित थे। मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 1900 से ज्यादा शिकायतें मिली, हत्या की, बलात्कार की, यौन हिंसा की, गंभीर रूप से घायल की, आगजनी, वेंडलिज्म की जो है 940 शिकायतें, 4,324 आरोपी। तो सवाल यह है कि जिस राज्य में इस तरह से चुनाव होते हो, वहां पर अगर केंद्रीय वाहिनी वहां पहुंच रही है तो उसमें आपत्ति क्यों? आज ये कहा जा रहा है कि ये तो मिलिट्री शासन चलाने की कोशिश हो रही है। अशोक जी, किसी भी सूबे में जहां पे चुनाव हुआ है, और बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पर वेस्ट बंगाल से ज्यादा वायलेंस हुआ है, ज्यादा हिंसा हुई है, मणिपुर का उदाहरण देख लें, वहां पे जो चुनाव हुआ, कहीं पर भी इस तरह की सुरक्षा बटालियंस नहीं गई है। लेकिन अगर केंद्र सरकार को और इलेक्शन कमीशन को लगता है ये ठीक है, तो वो उनका विशेष अधिकार है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। जलमुरी की जहां तक सवाल है, मैं बहुत खुश हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री उठे और रुके, वो वहां ने खाया उन्होंने इसको, और वो जो दुकानदार था वो उसको थोड़ी फेम मिली, और मैं उम्मीद करता हूँ उसका बिजनेस अच्छा करेगा। लेकिन जलमुरी के जो लोग व्यापार करते हैं, क्या आप जानते हैं 22 में पफ्ड राइस पे, क्योंकि वो पफ्ड राइस से बनता है, उस पे 5% जीएसटी लगा, लेकिन उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। कितनी दुकानें बंद हो गई। आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा जलमुरी ने, मैं प्याज खाता हूं, दिमाग नहीं खाता हूं। प्याज कौन नहीं खाता है और टैक्स खाता है? आदरणीय निर्मला सीतारमण जी। मुझे इसलिए याद है क्योंकि उनके खिलाफ मैं प्रोटेस्ट कर रहा था, तो पुलिस ने मुझे उठा लिया था, ये प्याज लेकर मैं प्रोटेस्ट कर रहा था। वो प्याज नहीं खाती, टैक्स खाती और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर देती नहीं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री शायद निर्मला जी को मैसेज देते हो, मुझे नहीं पता। लेकिन सवाल यह है कि वेस्ट बंगाल में अगर इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर पा रहा है, तो क्या भाजपा ये कहती है कि 2024 के जो चुनाव थे वो सही नहीं हुए? वहां पे तो केंद्र सरकार का दायित्व था, वहां पे तो सेंट्रल इलेक्शन था, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने काम करवाया, तो कह रही है वहां पर ठीक से चुनाव नहीं है। कि उसके पहले जब 2021 में चुनाव हुए, उनको 77 सीट मिली, तब ठीक नहीं हुआ। कि 2019 में जब उनको 18 सीट मिले। भाजपा की एक आदत है, जब चुनाव में उनको अच्छा नतीजा होता है तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा है, जब भी खराब नतीजा आता है, 2009 के चुनाव देख ले तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन खराब है, फिर दूसरों को कहते हैं आप इलेक्शन कमीशन पे दोष क्यों डालते हैं। अब भाजपा के जितने भी उम्मीदवार है, मैंने सुवेंदु अधिकारी जी का बयान देखा, वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर नहीं। तो कौन करा रहा है चुनाव? ये तो केंद्र सरकार करा रही है। तो जो आरोप भाजपा लगाती है खुद को उसको देखना चाहिए वो सही है या नहीं है। बहरहाल हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक चुनाव हो, वेस्ट बंगाल की जनता अपने प्रतिनिधि को चुने और एक अच्छी स्थिर सरकार बने वेस्ट बंगाल में। क्या आपने 2-3 चीजें कंफ्यूज करी, मुझे लगता है क्लियर करना बड़ा जरूरी है। पहली बात, जो झालमुड़ी जो होता है, झालमुड़ी में उसमें जो राइस पफ होते हैं, उसके उसमें जो है उसके पैकेट पर 5% जीएसटी लगता है। जो ओपन होता है उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं होता। और ये जो झालमुड़ी वाले जितने होते हैं ना, ये ओपन जो है ये सीधा किसानों से लेकर आते हैं, करते हैं। तो ये 5% जीएसटी आपने यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए, मुझे लगता है वो आप इसमें बड़े महारत आपको हासिल है। दूसरा, आपने कंफ्यूज ये किया, लेकिन मणिपुर में जो हिंसा है वो चुनाव के समय हिंसा नहीं हुई थी, और उसमें ऐसा नहीं है कोई पॉलिटिकल, वहां का जो एथनिक वायलेंस वहां पर है वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो बाकी जो चुनावी हिंसा होती है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं आपके बयान को करेक्ट कर दूं, जितनी चुनावी हिंसा बंगाल में आ रहा हूं निखिल जी, जितनी चुनावी हिंसा पश्चिम बंगाल में होती है देश में कहीं नहीं होती। ये ट्रैक रिकॉर्ड है, ये आपके पास रिकॉर्ड है। निखिल जी बोलिए, और उसके बाद जो है मैं आता हूं दिगंत और रोहित सिंह। एक मिनट निखिल जी, बंगाल की जो स्थिति है वो सबसे निचले पायदान पे चली गई। आपने देख करीब 7,000 से ज्यादा कंपनियां यहाँ बंद हो गई, 18,000 से ज्यादा एमएसएमई बंद हो गई। महिलाओं के खिलाफ 2023 में एनसीआर में करीब 30,000 जो है सो मामले हैं। इसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रपति महोदया का अपमान होता है। इसके बाद आपने देखा यहाँ की चाय बागान जो है सो सीख पड़े हुए हैं। यहाँ कम से कम 20 लाख जो कर्मचारी हैं उन्हें 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला। डीए के बारे में जो घोषणाएं हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, अभी तक डीए लागू यहाँ पर नहीं हो गया।
यहाँ जब भी महिलाओं के, आपने देखा संदेश कली की घटना हुई, आरजी कर जो है सो कांड हुई, उसमें सबूतों को तहस नहस कर दिया। आरजी कर की जो पीड़िता है उसकी मां के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, महिलाओं की जो इज्जत आबरू है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां तक अल्पसंख्यकों का प्रश्न है, रामपुर हाट में क्या हुआ, अल्पसंख्यकों की तो नृशंस हत्या हुई। आमता में क्या हुआ, वहां भी उसके अल्पसंख्यक बंधु की हत्या हुई। तो यहाँ पूरी तरह सामाजिक ताने बाने को नष्ट कर दिया गया है। और समाज में जब कल तक लोग जो मारे फिर रहे थे, आज दलाली लेकर के मोटी मोटी सोने की चेन पहनकर बड़ी बड़ी काली स्कॉर्पियो गाड़ियों में घूम रहे हैं। इसके खिलाफ समाज में विद्रोह की स्थिति है, विद्रोह की स्थिति हर घर में है, और वो लोग इसका प्रकटीकरण करेंगे इस बार चुनाव के माध्यम से। और जिस तरह से यहाँ के परचेजिंग कैपेसिटी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है और यहाँ के सांस्कृतिक ताने बाने को भी समाप्त किया गया है, उसके खिलाफ एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में हमारा यह चुनाव है। निखिल जी, बंगाल की क्या स्थिति है, क्या नहीं है, वो जरूर इशू बनना चाहिए चुनाव में, और आप उन इशू को उठाएं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, ये तमाम इशू, मैं एक मिनट निकल जाऊंगा, ये तमाम इशू जो है तब इंपॉर्टेंट होंगे जब वास्तव में लोग बेखौफ होकर वोट डालने निकल पाएंगे। जल्दी से दिगंत चक्रवर्ती, आप कुछ कहना चाहते थे, फिर मैं रोहित और प्रधानमंत्री जी को झालमुड़ी खाने को लेकर जो इतना बवाल हो रहा है, मैं एक कहना चाहूंगा कि हम कहते हैं कि जो मतदान है वो गणतंत्र के उत्सव है, लेकिन बंगाल में ये उत्सव हम भूलने जा रहे हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने जो परिवेश निर्माण किया ये लोगों के लिए अच्छा है। अब देखिए, बंगाल में जो राजनीतिक सौजन्यता की हम बात करते हैं, अभी मैंने देखा तो एक कंस्टिट्यूएंसी में टीएमसी, सीपीएम और भाजपा के कैंडिडेट ने एक साथ बैठा था, तो उसको लेकर रिपोर्टिंग हो रहा है। क्यों रिपोर्टिंग हो रहा है? कि अभी बंगाल में राजनीतिक सौजन्यता का कुछ बचे नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो वार्ता दिया, जो गणतंत्र उत्सव को अच्छे से पालन करने के लिए, इसका भयहीन करके पालन करने के लिए, इसको लेकर इतना बवाल मचाने का कोई जरूरत है तो मुझे नहीं लगता। ओके प्रदीप चट्टोपाध्याय, आप प्रदीप चट्टोपाध्याय, जब आरजी कार की पीड़ित की बात हुई तब आप ऐसे कर रहे थे। मेरे पास वो रिपोर्ट है कि आरजी कार पीड़ित जो महिला जो थी, उनकी मां के साथ क्या कुछ टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया। मैं ये रिपोर्ट लेकर बैठा हूं, फिर भी आप खंडन करना चाहे तो करिए। नहीं, ये बात हो रहा है कि आरजी कौर का जो माँ है, वो बेटी, हमारा बेटी का जो माँ है, उनके बारे में हम तृणमूल कांग्रेस का लीडरशिप के अपशब्द ने बोला। अभिषेक बनर्जी येस्टरडे वहां पे गए थे और वहां पे कभी भी उसने वो माँ के खिलाफ में कोई बात नहीं बोला। नहीं, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बोला, तो ऐसे कुछ कार्यकर्ताओं को क्या पार्टी से निकालने का काम किया अभिषेक बनर्जी ने? ऐसे लोगों पर कुछ एक्शन हुआ है? अभिषेक बनर्जी ने उसको लेजिटिमेट नहीं किया। नहीं, तो कुछ निकाले आप लोगों ने। जो एक रेप पीड़िता की मां को, सुनिए ना एक मिनट प्रदीप, मेरा सीधा सा सवाल है, उसके वीडियो मौजूद है मेरे पास, ये रिपोर्ट है। एक रेप पीड़िता की मां को जो ये बोले आप अपनी बेटी से फलाना कराती थी, इतनी गंदी, क्या ऐसे लोगों के, टीएमसी के लोग जो थे, उनके ऊपर कोई एक्शन हुआ तो मुझे बताइए। उसके ऊपर एक्शन जरूर होगा। अच्छा, जरूर होगा। चुनाव बाद होगा रोहित सिंह, चुनाव हो जाए उसके बाद एक्शन होगा। चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल की जनता ने तालिबानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की नेता ममता बनर्जी के हर एक्शन पर रिएक्शन दे दिया है। और आप वेट कीजिए, 4 मई को 4 मई ममता बानो गई, बंगाल की जनता ने सुनिश्चित करा दिया है। लोकतंत्र का और संविधान का भद्दा मजाक अगर किसी प्रदेश में पिछले 15 वर्षों के किसी नेतृत्व के शासनकाल में हुआ है तो उस नेतृत्व का नाम है बांग्लादेशी घुसपैठियों की संरक्षिका, तालिबानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षा सुश्री ममता बानो, जिन्होंने अपने भतीजा अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में असुली एसोसिएशन चलाया है। बंगाल की जनता अपने आप को प्रताड़ित, पीड़ित और ठगा हुआ महसूस कर रही है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए राइट टू वोट के संवैधानिक अधिकार के माध्यम से आने वाले 4 मई को गंगा सागर में टीएमसी का पिंडदान बंगाल की जनता गांधी के दिखाए हुए। रोहित प्रदीप कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए एक मिनट, उसके बाद रिस्पॉन्ड। प्रदीप बोलिए। नहीं, वो
मैं आ रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर के बारे में क्या बोल रहा है? आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के बारे में कैसे बोल रहा है ये? आप बोलिएगा प्राइम मिनिस्टर के बारे में, बोलिए। और मैं सुनिए मैं तो किसी के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं मैं किसी का मैं सुनिए, मुझे लगता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम या किसी नेता का नाम पूरे आदर से लिया जाना चाहिए। उनकी राजनीति के हम विरोधी हो सकते हैं, उन्होंने जो धमकी भरी भाषा बोली उसका भी हम विरोध करें, लेकिन अपनी सीमाओं में रहकर। तहसीन देखिए अशोक जी, मैं कभी आपको ये बात नहीं कहता, लेकिन हम किसी के बारे में भी बात करें, हमें तहजीब से और तमीज से बात करनी चाहिए। ये हमारा दायित्व है। ठीक है, हमारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, मेरे बीजेपी से, किसी की किसी और से सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता है, उनको नहीं पसंद आएगा जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है इस चैनल के ऊपर। तो इस तरह की बातें करना, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को ओसामा बिन लादेन और गद्दाफी से उसकी तुलना करना, कहना कि जैसे ओसामा बिन लादेन को मारा गया। मुझे लगता है हम सम्मान के साथ बात करें, मैं 10 सेकंड दूंगा जी। हाँ, एक ओसामा बिन लादेन और गद्दाफी, ममता बनर्जी की 100 कमी हो सकती है, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, मुझे लगता है या तो आप ये वायरल होने के लिए कर रहे हो या तो आप सस्ता नशा कर रहे हो। दोनों में से आप पिक कीजिए क्या है। ओके 10 सेकंड में हम ऐसा है, वाड्रा जी के रिश्तेदार आप नहीं प्लीज, निजी नहीं है ना, निजी नहीं तहसील के साथ निजी नहीं, बिल्कुल है, वो ठीक है, उसको छोड़ दीजिए ना। विषय पर रिश्तेदार हैं, बिल्कुल आपने पोकित का संरक्षण कीजिएगा। अभिषेक बनर्जी करना है करूंगा, राज है, इसलिए उनको जो मन में आएगा देश के गृह मंत्री के बारे में बोलेंगे। बंगाल की धरती पर, बंगाल ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है। सस्ते कॉमेडियन इसका एक मिनट देखिए एक मिनट प्लीज सुनिए प्लीज। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, हमको थोड़ा भाषा को लेकर के सबके मर्यादा में बात करनी चाहिए। और तहसीन जी, आपने जो कहा, तहसीन जी को स्क्रीन पे दिखाइए। तहसीन जी, आपने जो कहा, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। किसी को भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री के लिए जो अभिषेक बनर्जी ने भाषा का इस्तेमाल किया, या राहुल जी जो प्रधानमंत्री जी के लिए भाषा का इस्तेमाल करती हैं, उसको भी हमको देखना चाहिए कि वो आखिर कौन सी भाषा है। तो जब अगर भाषा की हम मर्यादा की बात करें, तो भाषा की मर्यादा का फॉर्मूला सब पर लागू हो तो बहुत बेहतर रहेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे कल मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।